बोर्ड की पढ़ाई है, क्लास 12 का पढ़ाई है। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पढ़ाई में जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे उसके लिए क्लास 11 का सिर्फ वेक्टर चाहिए और कोई दूसरा चैप्टर का कोई नॉलेज नहीं चाहिए। इवन if आप क्लास 12 में 11 में 0 हो, आप क्लास 12 में हीरो हो सकते हो, फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। काफ़ी लोग लाते हैं 100 आउट ऑफ 100, काफ़ी लोग लाते हैं, ठीक है। 99, 98 काफ़ी लोग लाते हैं। और मेरा क्लास 11 में कुछ फंडा क्लियर नहीं हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर सीरियस नाउ यू कैन गेट 100 आउट ऑफ 100। तो पहला चैप्टर जैसे आपकी फरमाइश था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाम पे ही पूरा चैप्टर का कैरेक्टरिस्टिक छुपा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब द चैप्टर विच डील्स विद स्टैटिक चार्जेस, ठीक है। आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। असलियत में इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो देयर इज नो टू डिफरेंट चैप्टर्स। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टू डिफरेंट चैप्टर्स आर देयर ना, और दे आर द सेम चैप्टर इन फैक्ट। जब बड़े हो जाओगे और थोड़ा तो पता चलेगा दे आर नॉट डिफरेंट। चार्ज रेस्ट में है तो जो दिखाता है इफेक्ट दिखाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिल डोल रहा है, कोई चार्ज को ऑसिलेट करवाओ या मूव करवाओ, मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। मैग्नेट रेस्ट में मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेट को मूव करवाओ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे बिहेव करेगा। मैग्नेट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ए चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों। तो दोनों मिलके एक ही फील्ड आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स करके। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस पेपर का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, EMT। हम लोग उसको प्यार से एक्स्ट्रा माइंड टेंशन बोलते थे। बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, बट ये मेरा फेवरेट चैप्टर था व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग कोर्स। एनीवे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद इफेक्ट ऑफ ए स्टैटिक चार्ज। व्हेन इट इज ए स्टैटिक चार्ज, व्हाई वी से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाई नॉट प्रोटोस्टैटिक्स? प्रोटॉन भी तो एक चार्ज है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास जितना होता है -1.6 × 10⁻⁻19, प्रोटॉन के पास भी +1.6 × 10⁻⁻19। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों बोलते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रीजन ये है कि यू कैन गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट यू कैन नॉट गेट ए फ्री प्रोटॉन। प्रोटॉन्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, न्यूक्लियस को तोड़ पाएंगे तो प्रोटॉन निकलेगा। और अभी तक हमारे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के पास कोई तरकीब नहीं है कि कोई प्रोटॉन को तोड़ पाए। प्रोटॉन को तोड़ने का कोई तरकीब नहीं है। हाँ, खुद टूट जाता है अलग बात है, और इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, लेकिन तोड़ने का कोई तरकीब नहीं है। अगर होता तो सोचो क्या होता। लोहे का, आयरन का न्यूक्लियस और गोल्ड का न्यूक्लियस में अंतर क्या है? इस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का ना। पता चला लोहा का तोड़ा, 2-4 एक्स्ट्रा प्रोटॉन डाला, न्यूट्रॉन डाला, सोना बन गया। कोई कोचिंग आएगा? जिसको देखो घर में बैठ के हथौड़े से मारा और दौड़ डाला। घर में तो लोहा की सोना बना है, क्यों आएगा कोचिंग? न्यूक्लियस कैन नॉट बी ब्रोकन। इसमें पार्टिकल्स इतना टाइटली पैक्ड है, इतना टाइटली पैक्ड है। और पार्टिकल्स क्या है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों का मास ऑलमोस्ट बराबर है। इतना टाइटली पैक्ड है कि हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। चाहे वो लोहे का डेंसिटी अलग है, एल्युमिनियम का डेंसिटी अलग है, लेकिन लोहे का न्यूक्लियस और एल्युमिनियम का न्यूक्लियस दोनों का डेंसिटी बराबर है। हर एक न्यूक्लियस का डेंसिटी बराबर है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम लोग मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में ये सब चीजों को पढ़ेंगे। डेंसिटी ऑफ एवरी न्यूक्लियस इज सेम एंड एवरी न्यूक्लियस इज इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड इक्वली पैक्ड। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम हर एक न्यूक्लियस का। समझा? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते बोलते बोल दिए, आप लोग भी सुन लिए। तो न्यूक्लियस को तोड़ने की तरकीब हमारे पास नहीं है। हमारे पास कोई अगर चार्ज अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, मक्खी जैसे घूम करके पकड़ के लाया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, है कि नहीं? ऐसे पकड़ के लाते हैं? नहीं लाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे लाते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। हाउ यू टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, ऐसे करके लेते हैं। तो चैप्टर में इट इज डीलिंग विथ स्टैटिक चार्ज, इफेक्ट ऑफ ए स्टैटिक चार्ज। तो पहले हम लोग देखेंगे आज सम फंडामेंटल्स रिलेटेड टू चार्ज। चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, आज की क्लास से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क वाले क्वेश्चन कुछ मिल जाएंगे आज की क्लास से, ठीक है? तो सबसे छोटा चार्ज क्या है दुनिया में? सबसे छोटा चार्ज हुआ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप हाफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं ला सकते। इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ठीक है? तो पहला चीज हुआ कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है उसको तोड़ के 2 टुकड़ा नहीं कर सकते। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, एज इलेक्ट्रॉन्स
electrons cannot be subdivided. Therefore, electronic charge is the smallest charge available. मैं आपको बता चुका हूं why protonic charge is not considered as smallest available charge. क्यों? क्योंकि protons are constituents of the nucleus. न्यूक्लियस तोड़ के हम प्रोटॉन नहीं ला सकते, तो प्रोटॉन की चार्ज को हम लोग स्मॉलेस्ट चार्ज नहीं कहते, क्योंकि हमारे काम का नहीं है। हम कहीं भी एक प्रोटॉन नहीं पा सकते। वी कैन नेवर गेट ए प्रोटॉन, वी कैन गेट इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट चार्ज अवेलेबल. प्रोटॉन्स आर नॉट अवेलेबल. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज? यू नो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम, और इसका मास क्या होता है? मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg. क्या इलेक्ट्रॉन से उसका मास को अलग कर सकते हैं? मास और चार्ज को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मतलब whenever there is any charge, there must be some mass. Charge cannot exist without mass. समझ में आया? तो क्या कहेंगे पॉइंट नंबर 2 में? चार्ज cannot exist without charge. Answer: without mass. However, mass can exist with net charge 0. The mass can be made up of number of atoms. Each atom has number of electrons is equal to number of protons. तो टोटल चार्ज 0 होकर मास एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, मास नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. चार्ज 0 है, मास एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा पॉसिबल है. 1 मार्क वाला क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा, पॉइंट नंबर 3. नाउ यू नो द एंटायर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना, एंड ईच एटम इज न्यूट्रल. तो आप क्या कहोगे? एंटायर यूनिवर्स इज न्यूट्रल. द एंटायर यूनिवर्स is neutral because it is made up of atoms and each atom is neutral. समझ में आया? entire universe is neutral. दूसरा हुआ, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हुआ, how you make a body positively charged. कोई बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, सो द नेट चार्ज इज 0. पॉजिटिव चार्ज करने के लिए प्रोटॉन पॉपुलेशन मस्ट बी मोर देन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, बट यू कैन नॉट इंक्रीज द प्रोटॉन पॉपुलेशन. आप तो न्यूक्लियस के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते. तो आप कहोगे प्रोटॉन पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को कुछ घटा देंगे. दैट मीन्स व्हेन ए बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. सिमिलरली व्हेन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हो गया. तो हम कहेंगे ए बॉडी कैन बी positively charged by giving electrons similarly it can be negatively charged by receiving electrons. और कोई बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो नेगेटिवली चार्ज हो गया. इलेक्ट्रॉन ओ दे दिया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया. बहुत सिंपल है कि नहीं? अच्छा, इसमें हम लोग ये लिखेंगे, इफ ए बॉडी loses or gives out n electrons. सोचो, बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, n इलेक्ट्रॉन दे दिया. अब कौन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है. कितना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? n. तो कितना होगा चार्ज उसमें? n × 1.6 × 10⁻19.
है कि नहीं? तो हम कहेंगे n इलेक्ट्रॉन्स, देन चार्ज ऑन इट becomes Q is equal to plus Ne. Similarly, if it receives n electrons, शिवाशीष, अगर कोई बॉडी n इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उसमें कितना चार्ज होगा? n टू इलेक्ट्रॉन रिसीव किया ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कितना ज्यादा है? n टू इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 × 10⁻⁹। n टू इलेक्ट्रॉन लिया है तो अभी इसका चार्ज कितना हो जाएगा? -1.6 × 10⁻⁹ इंटू n, है ना? तो ठीक है, तो लिखेंगे सिमिलरली by receiving n electrons, the charge on it becomes Q is equal to -Ne। समझ में आया? तो हम क्या देख रहे हैं, कोई बॉडी को हम जो भी चार्ज दे रहे हैं वो क्या हो रहा है? प्लस Ne हो रहा है या फिर -Ne हो रहा है। कोई भी बॉडी में अगर कुछ चार्ज है, दैट चार्ज कैन बी रिटन एज +-Ne, ठीक है ना? सो यहाँ पर क्या पता चला? एनी एग्जिस्टिंग चार्ज कैन बी रिटन एज Q is equal to +-Ne, फिर n is a whole number. Why? Because electrons cannot be subdivided. आप किसी बॉडी से 25 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। You cannot remove 30.7 इलेक्ट्रॉन्स। 30 या फिर 31 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 30.7 कैसे निकालोगे? Electrons cannot be subdivided. Similarly, while giving charge to electron to a body, you cannot give 6.5 electrons to a body. You can give 6 electrons or 7 electrons. That means whatever charge you are going to form must be a whole number multiple of electronic charge. ठीक है? Thus, every existing charge is a whole number multiple of इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये जो स्टेटमेंट है इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड्स में। व्हाट यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? दैट एवरी एग्जिस्टिंग चार्ज कैन बी रिटन एज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, हमें मालूम है कि द यूनिवर्स इज न्यूट्रल, द एंटायर यूनिवर्स इज न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड ईच एटम इज न्यूट्रल। इन एवरी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब अगर हमारे पास कुछ चार्ज कहीं मिला, तो मान लो कि कहीं पर हमें कुछ पॉजिटिव चार्ज मिला, मतलब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो इलेक्ट्रॉन कहीं तो कहीं हो गए। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फॉर एवरी पॉजिटिव चार्ज देयर मस्ट बी सम नेगेटिव चार्ज समवेयर एल्स। नीड नॉट बी इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी बट इट मस्ट बी अवेलेबल समवेयर एल्स। ये हमें हेल्प करेगा स्टेटमेंट टू ड्रॉ द लाइंस ऑफ फ्लक्स समझने के लिए। फॉर एवरी चार्ज देयर मस्ट बी एन इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एग्जिस्टिंग समवेयर। कहीं ना कहीं तो होगा, ये नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव बना कैसे? इलेक्ट्रॉन दे के बना है। तो अगर पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल है तो हम क्या कहेंगे? फॉर एवरी चार्ज देयर एग्जिस्ट इक्वल एंड अपोजिट चार्ज समवेयर। कहीं ना कहीं तो होगा। अब ये नहीं कह सकते सिर्फ यही चार्ज है, दूसरा चार्ज नहीं है, अपोजिट चार्ज नहीं है। कहीं अगर एक +5 कूलम का चार्ज है तो कहीं ना कहीं -5 कूलम का चार्ज होगा। हो सकता है कंसंट्रेटेड होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन होगा पक्का। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 6 हम लोग देख लिए। पॉइंट नंबर 7 चार्ज के बारे में देख रहे हैं।
पॉइंट नंबर 7 में देखेंगे, वी शैल सी समथिंग अबाउट अर्थ। अब यूनिवर्स न्यूट्रल है लेकिन अर्थ न्यूट्रल नहीं है। क्या हुआ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्लैनेट? पहले तो बहुत काफी गर्म था ये, सारे कुछ जो है गैसियस फॉर्म में थे। हाई टेम्परेचर के कारण गैस मॉलिक्यूल्स वर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड। टेम्परेचर ज़्यादा होने से स्पीड ज़्यादा होता है, और वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है √3r/T/m। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स उतने जोर से मूव करते हैं। तो शुरू में जब वो गैसियस फॉर्म में था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर में था कि कुछ गैस मॉलिक्यूल्स, कुछ गैस आयंस इतने जोर से मूव कर रहे थे कि उनका स्पीड इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो गया। इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगा तो प्लैनेट को छोड़ के भाग जाएंगे, फिर नेवर रिटर्न बैक। तो प्लैनेट में अगर कुछ पॉजिटिव चार्ज भागे तो कुछ नेगेटिव रह गया, नेगेटिव भागे तो कुछ पॉजिटिव रह गया। और एज ए होल अर्थ इज न्यूट्रल, आई मीन अर्थ इज ए बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी जगह एक पॉजिटिव चार्ज डालोगे, किसी जगह नेगेटिव चार्ज डालोगे, वो दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, वो वहीं पड़े रह जाएंगे। तो अर्थ के अंदर ढेर सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस फ्रीली अवेलेबल है। बहुत सारा फ्री नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारा फ्री पॉजिटिव चार्ज है। और टोटल चार्ज कहा जाता है कि टोटल चार्ज अर्थ का ऐसा है, ओवरऑल चार्ज ऑफ अर्थ इज नेगेटिव और उसका पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज -300 वोल्ट, ऐसे कहते हैं। ठीक है, बट डाटा इज नॉट ए श्योर ऑफ डाटा। लोग कहते हैं कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी कैन नॉट बी मेजर्ड। पहला चीज हुआ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल मेजर करने का जो डेफिनेशन है उससे आप उसको मेजर नहीं कर सकते। दे वर डन इन ब्रिंगिंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ऑफ कंसर्न। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फाइंड आउट। somehow they have measured that the potential is -300 volt, means the total charge on earth is negative. More negative free charges are there, less positive free charges are there, but both the charges are there inside earth. अब क्या हुआ, कोई अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूट्रलाइज हो जाता है। कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर हम अर्थ के साथ जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो कोई भी चार्ज कंडक्टर को अगर हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सारा उसमें चले जाएगा। ठीक है, और रीजन इसलिए नहीं है कि इसमें फ्री चार्जेस है। अब बोलोगे आप तो बेड कंडक्टर बोले फिर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, इसलिए नहीं, इसलिए है कि वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसमें। अगर मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा सा कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और कोई डंडे में थोड़ा सा चार्ज है, इसको लाके स्फीयर के साथ टच करो, इमीडिएटली यहाँ से चार्ज निकलेगा और स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाई कंडक्शन। तो चार्ज इसका खत्म हो गया कि नहीं हो गया? तो अगर स्फीयर बहुत बड़ा है तो बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अर्थ इज सो लार्ज, सो एनी चार्ज कंडक्टर कनेक्टेड टू ग्राउंड गेट्स न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे, अर्थ हैज अम्पल, ये हमें काफी मदद करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। स्टेटमेंट, अम्पल फ्री चार्जेस बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव in it, therefore any charged conductor connected to ground gets neutralized by observing और रिजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रहे कि सपोज हम कहेंगे दिस इज ए पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, इसको हम ग्राउंड के साथ जोड़ेंगे। IIT JEE में आ चुका है, स्टेटमेंट को सुन लो। व्हेन यू कनेक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर टू अर्थ, ऐसा सिंबल दिए का मतलब ये ग्राउंड है, इसे धीरे धीरे छोटा कर देना। इसको अर्थिंग का सिंबल कहते हैं। अर्थिंग मतलब कनेक्टिंग टू अर्थ। तो जैसे कनेक्ट कर दिए ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आया था, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो टू ग्राउंड, पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ग्राउंड, नेगेटिव चार्जेस फ्लो टू ग्राउंड, नेगेटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ग्राउंड। क्या होगा, तो क्या होगा, व्हेन यू कनेक्ट दिस पॉजिटिव चार्ज टू ग्राउंड, you will see electrons will flow from ground to this, positive charges cannot flow। तो होता क्या है, जैसे आप ऐसे स्विच ऑन करोगे, ये जेई में आया था, electrons will flow from ground। लेकिन लिखने के लिए क्या कहते हैं हम लोग, लिखते लिखते लिख देते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस आर ग्राउंडेड। ओके, समझने में आ जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में जाता नहीं है। होता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम ग्राउंड एंड न्यूट्रलाइज दिस। सिमिलरली अगर कोई नेगेटिव चार्ज कंडक्टर है और उसको ग्राउंड के साथ आप कनेक्ट करोगे तो व्हाट विल फाइंड,
इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू डाउन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर इसको स्विच ऑन कर दिए तो ये नेगेटिव चार्ज विल फ्लो टू ग्राउंड। सर एक डाउट। हाँ पूछो। सर अर्थ तो ओवरऑल नेगेटिवली चार्ज है, तो सर इलेक्ट्रॉन अर्थ को कैसे फ्लो करे? वही तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था। ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ करो फिर बोलता हूँ। जब भी कोई बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ टच करवाते हैं, हम अभी आगे आगे पढ़ेंगे, वो चार्ज क्या होता है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और अर्थ में जो आप बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव है, बहुत सारा फ्री चार्जेस है, बहुत सारे फ्री पॉजिटिव आयंस है, जो नेगेटिव आयंस भाग गए, पॉजिटिव आयंस के वो सॉलिडिफाई हो गए, और बहुत सारे नेगेटिव आयंस भी है, मतलब बहुत सारा फ्री चार्जेस भी उसके अंदर है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज का पॉपुलेशन ज्यादा है, ओवरऑल नेगेटिव है, लेकिन वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग? दे आर नॉट न्यूट्रलाइजिंग ईच अदर, दे आर सेपरेटली एग्जिस्टिंग। इसलिए कुछ भी चार्ज हम लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन ले दे के वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ में आया? हाँ सर, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड में लगाएंगे तो सर नेगेटिव चार्ज अगर फ्लो करेगा तो सर हम इलेक्ट्रॉन को मतलब स्टोर कर सकते हैं सर? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? दैट इज आल्सो मेथड टू चार्ज ए कंडक्टर। देखेंगे हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे हाउ टू मेक ए बॉडी नेगेटिवली चार्ज, वो सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ ए बॉडी। वहीं पर वायर लगा के इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कर सकते? वहीं पे वायर लगा के इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा सकते हैं। जैसे मान लो आपके घर में ये सप्लाई है, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, और आपके पास एक बल्ब है। कभी ट्राई करके देखो, ये बल्ब है, एक फेज से एक बल्ब कनेक्शन इसको दे दो, जलाने के लिए दूसरा कनेक्शन देना जरूरी होता है? यू नीड नॉट गिव। आप क्या करोगे, जमीन पे एक नेल, आयरन नेल को गाड़ दो, थोड़ा पानी डाल दो ताकि प्रॉपर्ली अर्थिंग हो गया ना। अब यहाँ से एक वायर लेके यहाँ जोड़ दो, बल्ब विल ग्लो। यू कैन मेक दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट। इसमें बल्ब ग्लो करने लगेगा। समझ में आ रहा है? दैट मींस चार्जेस आर फ्लोइंग थ्रू। समझ में आ रहा है? बल्ब को ग्लो करने के लिए दो वायर लेने की जरूरत नहीं है। सर हमें ग्राउंड रे पॉजिटिव चार्ज अच्छी, ग्राउंड रे पॉजिटिव भी अच्छी, नेगेटिव भी अच्छी। पॉजिटिव दिले नहीं जीवो, नेगेटिव दिले नहीं जीवो, चला। ग्राउंड में दोनों किस्म की चार्ज अवेलेबल है। समझ में आया? अब रिकॉर्डिंग हो है तो उड़िया में बोलेगा तो उड़िया कौन सुनेगा? समझ में आया? तो ग्राउंड में दोनों किस्म की चार्ज है और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं। सो एनी चार्ज बॉडी यू कनेक्ट टू ग्राउंड, अस्यूम कि इट इज गेटिंग न्यूट्रलाइज दैट वे। ठीक है, ये बार क्वेश्चन आया था केवीपीआई में। एक कंडक्टिंग प्लेट है, दूसरा कंडक्टिंग प्लेट है, यहाँ पर एक चार्ज है, ये कंडक्टर बाहर से ग्राउंडेड है, मतलब यहाँ पर कुछ चार्ज तो बना, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज बना वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रलाइज हो गए। वो समझना है, कॉन्सेप्ट को समझो कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को अगर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। कैसे? बाय गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर पॉजिटिव चार्ज को लगाया तो इट विल अब्सॉर्ब इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज को लगाया तो इट विल रिजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, तो ये हो गया चार्ज के बारे में इतनी सारी जानकारी। तो इतने सारे जानकारी को काम में लगाते हैं। चलिए उसके ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सभी हम लोग देखेंगे। सम स्मॉल क्वेश्चंस जो आपकी बोर्ड में आता है, नॉट वेरी बिग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, if all valence electrons of 23 gram sodium are removed, what will be charge on the metal? आप लोग कर सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, two similar copper balls were given charges of -10 microcoulomb and +4 microcoulomb, ठीक है, whose weight will be more,
-4 माइक्रोकुलम प्लस 10 माइक्रोकुलम, ऐसा दिया है। किसका वेट ज्यादा होगा? दो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, तो समझेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 23 ग्राम सोडियम आर रिमूव्ड, सोडियम का एटॉमिक वेट कितना है? 23, मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स आर देयर, 23 ग्राम कंटेन्स 1 मोल, 23 ग्राम sodium contains 1 mole atoms। अच्छा, हर एक सोडियम एटम में कितना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 11, तो 2 8 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक तो सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। हर एक एटम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ईच एटम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ईच एटम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। So when all valence electrons are removed, how many electrons are removing? 1 mole electrons. By removing 1 mole electrons, क्या चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? प्रीतिश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए किसी सोडियम एटम से, पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं, कितना होगा? इट इज 1 मोल, दैट इज 6.023 into 10 power 23 multiplied to 1.6 into 10 power minus 19, तो दिस विल बी ए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। कितना चार्ज बनेगा? Q इज इक्वल टू दिस, तो एट मेटल पे कितना चार्ज मिलेगा? 6.023 into 10 power 23 multiplied to 1.6 into 10 power minus 19, this much कूलम। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली ऐसे पॉसिबल नहीं है। 23 ग्राम सोडियम से सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये पॉसिबल नहीं। That's why you are getting your answer in terms of something 10 to the power 4 coulomb. Are you getting? In the order of 10 power 4 coulomb. And remember, 1 coulomb is a very large unit of charge. 1 coulomb बहुत बड़ा चार्ज है, उतना बड़ा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 coulomb is a very large unit of charge. हम लोग हरदम चार्जेस को पिको कूलम, माइक्रो कूलम, नानो कूलम इसमें डील करते हैं। इवन व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस, बहुत जोर से लाइटनिंग होता है, तब भी 1 और 2 कूलम चार्जेस फ्लो टू अर्थ, और 2 to 3 कूलम चार्ज फ्लो टू अर्थ। लाइटनिंग इतना जोर से होता है, तो 1 कूलम इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, ये याद रखना है, ठीक है। वो पूछेंगे 1 कूलम इज ए लार्ज स्मॉल यूनिट, 1 फैराड इज ए स्मॉल यूनिट और नॉट, ऐसे करके पूछेंगे। तो 1 कूलम इज ए वेरी लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। तो अगर हम कहेंगे 23 ग्राम सोडियम का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो उसमें कितना चार्ज हो जाएगा? 6.023 into 10 power 23 into 1.6 into 10 power minus 19, but the entire thing will be positive. समझ में आया? ना, दूसरे क्वेश्चन बोला कि दो सिमिलर बॉल थे, कॉपर बॉल, एक को नेगेटिव चार्ज दिया गया -4 माइक्रोकूलम, दूसरे को +10 माइक्रोकूलम। बताओ किसका वेट ज्यादा होगा? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लिया गया है। So this loses electron, this gains electron, gains electrons, है ना? ये जो नेगेटिव चार्ज है इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करता है? ये रिजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब सो वेट ऑफ -4 microcoulombs pair will be more। देखो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which of following charges do not or does not exist
बताना है वाई। कुछ ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला दिया गया है A इज इक्वल टू इट इज 48 इंटू 10 पावर माइनस 20 कूलम। B it is say it is 5 into 10 power minus 19 coulomb. C is given something like 3.2 into 10 power minus 22 coulomb. ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते और क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। बिट सी एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे फटाफट प्रीति बता दिया। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। We know that any charge Q can be written as plus minus NE, where N is a whole number. E is 1.6 into 10 power minus 19. मतलब जो भी चार्ज हम देखने जा रहे हैं, it should be whole number multiple of electronic charge. और क्या? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से बड़ा होना जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबसे छोटा है कि नहीं। चलो देखते हैं पहला वाला केस ए में। अगर देखेंगे, अगर हम Q is equal to NE फॉर्म में लिखेंगे तो N का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q by N। Q दिया गया है 48 इंटू 10 पावर माइनस 20 और E क्या है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है? देखो तो ये 3 आ रहा है ना। हाँ, इसको भी 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 लिख सकते हैं न्यूमरेटर को। तो क्या हो गया 3। यस, पॉसिबल, ऐसा चार्ज एग्जिस्ट करता है। पॉसिबल है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से निकाल दो, चार्ज हो जाएगा ये। If you remove 3 electrons from a body, the charge of the body will become 48 into 10 power minus 20. समझ में आ रहा है? Similarly, now go for bit B. Bit B में देखो तो 5 into 10 power 19, 10 power इधर Q क्या लिखा है? Q by E लिखना चाहिए था ना, Q by E। हाँ, ये इस केस में N क्या हो जाएगा? Q by E। तो it is coming 5 into 10 power minus 19 by 1.6 into 10 power minus 19, which is a fraction, है कि नहीं? तो ऐसा एक फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता। N must be a whole number, क्योंकि ये जो चार्ज है it's not a whole number multiple of electronic charge। 10 power minus 19 कैंसिल हो गया तो क्या मिल रहा है आपको? 50 by 16 is 25 by 8, 25 by 8 is a fraction, है कि नहीं? yes, तो ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एज N is not a whole number, so such a charge does not exist. Such a charge does not exist. ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया क्या? ऐसा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आ गया? नाउ सी में देखो, V भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सी में दिया है चार्ज इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। क्या देख रहे हो? सी में चार्ज इज गिवन 3.2 into 10 power minus 22। Here 3.2 into 10 power minus 22 is less than 1.6 into 10 power minus 19, है कि नहीं? So this charge does not exist. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now next question number 4. A sphere, a conducting sphere has a charge of 40 माइक्रोकूलम। 40 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ऐसे ले लेते हैं, इट इज say it is 400 into 1.6, इसको ऐसे लिख देते हैं 800 into 10 power minus 19 कूलम, चार्ज ऑफ दिस मच कूलम, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है। If it is given
इलेक्ट्रॉन्स 4 into 10 power, अच्छा ठीक है, 400 electrons. What will be final charge on it? इसके ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा? तो 400 इलेक्ट्रॉन दिए, 400 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि घटेगा? यू आर गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, घटेगा बिकॉज यू आर मेकिंग नेगेटिवली चार्ज। घटेगा, कितना घट जाएगा? 400 इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है, तो हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन क्या कहेंगे? अर्लियर चार्ज था कितना? अर्लियर चार्ज था से, नाउ द फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज प्लस चार्ज गिवन। इनिशियल चार्ज तो था 800 into 10 power minus 19। अब उसको चार्ज दिए हो, चार्ज दिए हो मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन दिए हो, मतलब नेगेटिव चार्ज दिए हो। कितना चार्ज दिए हो? 400 into 1.6 into 10 power minus 19। Are you getting? So 640 चला गया, 640 चला गया तो it is coming out to 160 into 10 power minus 19 कूलम। समझ में आया क्या? अगर हम कहते कि 400 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड तो क्या होता? ये प्लस हो जाता क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया। समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a piece of or a conductor body has a charge of 800 into 10 power minus 20 coulomb. If it is connected to ground, how many electrons will flow? कितना electrons will flow and in which direction they will flow? कौन सा डायरेक्शन में ये फ्लो करेंगे? मतलब ग्राउंड टू कंडक्टर और कंडक्टर टू ग्राउंड, ये आपको बताना है। दूसरा पार्ट तो आसान है। कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था, ग्राउंड के साथ जोड़े, अब इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे? कंडक्टर से ग्राउंड में कि ग्राउंड से कंडक्टर में? ग्राउंड से कंडक्टर में जाएंगे, सिंपल सा चीज है। कितना ठो इलेक्ट्रॉन जाएंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? तो क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? इलेक्ट्रॉन्स will flow from ground till the conductor is neutralized. Suppose n इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, तो इसका मतलब Ne must be equal to 800 into 10 power minus 20। n का वैल्यू हो गया 800 into 10 power minus 20 by 1.6 into 10 power minus 19। सिंप्लीफाई करो तो कितना आ रहा है? ये हो गया 50 electrons will flow from ground to the conductor। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में आया? थोड़ा तो हमें अभी डिस्कशन करना है कि व्हेन यू गिव चार्ज टू ए कंडक्टर हाउ इट बिहेव्स। ठीक है, पहले हमें समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज ए कंडक्टर। ए कंडक्टर इज ए बॉडी हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के साथ चारों तरफ घूमते रहे हैं लेकिन बहुत जोर से बंधे हुए नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है
इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है। आपको थोड़ा बहुत मालूम है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कितना तगड़ा है डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना पॉजिटिव चार्जेस है और ये डिस्टेंस कितना है। नहीं, अगर ये जेड ज्यादा होगा तो मोर प्रोटॉन्स आर देयर, तो अट्रैक्शन विल बी मोर, और ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स विल बी लेस। So depending upon the atomic structure and electronic configuration, the binding force is decided. अगर ये binding force जिस फोर्स में न्यूक्लियस को खींच रहा है वो फोर्स काफी वीक है, तो क्या होगा, कोई बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी भी तरह से इसको थोड़ा सा टकराएगा या फिर कहीं से भी इसको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाएगा, वो जंप करके यहाँ से भाग जाएगा। दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कुछ बच्चे घर में रहते हैं लेकिन घर के साथ बहुत ज्यादा लगाव नहीं रहता है, कोई थोड़ा सा बाहर से चॉकलेट दिखा दिया, हाफ प्लेट चाउमीन खिलाएगा बोल दिया, पता चला घर छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ, वो दे आर ऑल कॉल्ड फ्री चिल्ड्रन, मतलब घर के साथ कोई लगाव नहीं। तो ये भी हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ बंधा हुआ नहीं है। अगर ये फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा तो इसको कितना भी चॉकलेट दिखाओ ये बाहर नहीं जाने वाला। तो कंडक्टर किसको कहते हैं, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। अब इसका मतलब नहीं है कि मेटल होगा ही तो कंडक्टर होगा, ऐसे भी होता है। रबर कैन बी ऑल्सो डेल्ट एज ए कंडक्टर, बाद में पढ़ेंगे जब वो कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे रबर को भी हम कंडक्टर कर सकते हैं। आपका एरोप्लेन का जो सोल लगता है टायर का, दैट इज ए कंडक्टिंग रबर, इंसुलेटर है बट देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड। कैसे करते हैं वो बताएंगे जब कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ, जिसमें भी फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम कंडक्टर कहेंगे, चाहे वो इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो या मेटल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, कंडक्टर इज ए मटेरियल हैविंग एम्पल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट। अगर वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो हम सोडियम की बात कर रहे थे, सोडियम की केस में अंदर 2 फिर 8 फिर बाहर 1। और आप जानते हो कि हर एक मेटल आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, दे ट्राई टू सेटिस्फाई 2n² प्रिंसिपल और एटलीस्ट ऑक्टेट रूल इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अब इसको ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब करना है, जो कि इसकी बस की बात नहीं है ना। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो बाहर वाला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई हो गया। सो इट इज वेरी easy on its part to satisfy octet rule by rejecting 1 electron. So this electron becomes a free electron. ठीक है, घर वाले इसको नहीं चाहते हैं, बाहर से थोड़ा सा प्यार मिला छोड़ के भागे, होता ही नहीं होता। So they are all free electrons. तो कंडक्टर मतलब आपको पता रहना चाहिए कि देयर आर एम्पल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा सा भी फोर्स दोगे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर थोड़ा सा फोर्स देंगे वो मूव करना शुरू करेंगे। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, कंडक्टर्स have sufficient free electrons, ठीक है। अच्छा, जब हम किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देंगे क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स को देखेंगे और ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सपोज दिस इज ए कंडक्टिंग ब्लॉक, इसको आप कुछ चार्ज देना चाहते हो। जब आप इसको कुछ चार्ज देना चाहते हो, सपोज यू वांट टू गिव पॉजिटिव चार्ज, टू गिव पॉजिटिव चार्ज मींस व्हाट यू विल डू यू रियली गिव पॉजिटिव चार्ज, यू विल रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। सपोज हम इसके अंदर से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 100 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑन इट, प्लस 100e है कि नहीं, प्लस 100e हो गया चार्ज एंड इट इज ए कंडक्टर। थिंक ऑफ एन एटम समवेयर हियर, ये जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, न्यूक्लियस यहाँ पर है, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स है बहुत वीक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। दिस इलेक्ट्रॉन इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज है, ये खींचेगा, इसको खींचेगा तो ये तुरंत घर छोड़ के भाग के आ जाएगा, आएगा ही नहीं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ने अपना एटम को छोड़ दिया, एटम क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। नाउ ऑन द वे द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन बट द पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन रिपल्शन इन दिस डायरेक्शन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब हुआ क्या, यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे आप, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी कितना चार्ज हो गया, 99e। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे ये एटम पे कितना चार्ज है, ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसके चार्ज है प्लस e। Are you getting? That plus e is repelled and ultimately it will come to here. You will find plus e charge is appearing here. तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रलाइज किया, 1 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अवेलेबल हो गया।
आर यू गेटिंग द प्रोसेस? सिमिलरली सारे डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे इसके पास। जैसे आने लगेंगे, जब तक ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब तक आपको सरफेस में उतना ही पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? दैट मींस कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो वो कहां जाता है? सरफेस में चले जाता है। इट गोज टू द सरफेस। ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कांसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1, एनी चार्ज given to a conductor gets distributed on the surface of कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो वो उसके बाहरी सरफेस में चले जाता है। ये क्वेश्चन मेडिकल एंट्रेंस में 2-3 बार आ चुका है। When a charge is given to a conducting sphere at the center, solid conducting sphere, the charge will concentrate at the center. It will distribute on the volume of the sphere. It will spread on the surface of the sphere. आंसर होगा it will spread on the surface of the sphere. कंडक्टिंग बॉडी को जब भी कुछ चार्ज दोगे, चाहे वो कैसा भी शेप का कंडक्टर हो, सारा का सारा चार्ज आके सरफेस में पहुंच जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज दो सरफेस में आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज दो वो भी सरफेस में आ जाएगा। रीडिंग एनी चार्ज यू गिव टू द कंडक्टर दैट स्प्रेड्स ऑन द सरफेस। ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। जैसे मैं अगर कहूंगा कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, ये सॉलिड बॉडी है, ये सॉलिड कंडक्टर है और ये सॉलिड कंडक्टर को मैं क्या किया, कुछ चार्ज दिया, तो आपको समझ में आ गया कि चार्जेस विल अपीयर ऑन द सरफेस। ये समझ में आ गया। सपोज ये एक हॉलो कंडक्टर है। नाउ इट इज ए हॉलो कंडक्टिंग ब्लॉक। नाउ इट्स ए हॉलो वन। नाउ यू गिव सम चार्ज हियर, यहां पर कोई चार्ज दे दी, इट्स ए हॉलो कंडक्टर। तो क्या होगा, इस केस में भी चार्जेस विल नॉट अपीयर हियर ऑन द सरफेस। कहां मिलेंगे? ओनली बाहरी सरफेस पे, ओनली बाहर वाले सरफेस पे ही चार्ज मिलेंगे, अंदर कोई चार्ज नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये समझना कि ये वही सरफेस है, इसमें कुछ आ जाएगा नहीं, सब बाहर वाले सरफेस पे ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। ये सब क्वेश्चन आते हैं आपका। सपोज हियर इज ए कंडक्टिंग स्फीयर say having some charge Q1. Here is another hollow conducting sphere enclosing this one having a charge Q2 और यहाँ पर एक स्विच लगा है जो कि ओपन है। टू hollow conducting spheres, ये स्विच S ओपन है, S is open। अब क्या हुआ, इसमें हम मॉडिफिकेशन की। क्या मॉडिफिकेशन की? ये कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे ही रहा, ऊपर वाला जो स्फीयर था उसमें भी कुछ चार्ज था, लेकिन अभी हुआ क्या है, स्विच इज नाउ क्लोज्ड। आप कहोगे एस इज क्लोज्ड, स्विच अभी क्लोज हो गया है। नाउ व्हाट विल द चार्ज हियर, व्हाट विल द चार्ज हियर? चारों सरफेस पे क्या क्या चार्ज मिलेंगे? देयर आर 4 सरफेसेस, सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, सरफेस नंबर 4। क्या मिलेंगे चार्ज? तो आप कहोगे अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसमें भी कोई चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि नाउ वंस ए नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर दे बिहेव लाइक ए सिंगल कंडक्टर। ये सिंगल कंडक्टर हो गया। तो इस सिंगल कंडक्टर का बाहर वाला सरफेस मतलब सरफेस वाला, ये बाहर वाला, तो मतलब सारा का सारा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और बाकी हर जगह आपको 0 चार्ज मिलने वाले हैं। और बाहर कितना चार्ज मिलेगा? Q1 प्लस अंदर वाला भी फ्लो कर जाएगा। They may ask you, they will give some charge here, some charge here, and when it is connected, how many electrons flow through the switch? सारा का सारा चार्ज जाएगा, तो कितना तो इलेक्ट्रॉन जाएगा आप निकाल सकते हो। That Q1 is equal to NE कर दो, N का वैल्यू मिल जाएगा, कितना तो इलेक्ट्रॉन गया, बाहर से अंदर आया या अंदर से बाहर गया, आपको पता चल जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, गायब हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स अंदर आए। नेगेटिव चार्ज था, ऊपर चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए। Accordingly, you must apply your brain to understand. समझ में आया क्या? So whenever any charge is given to a conductor, that gets distributed on the surface of the conductor. तो लगे हाथ, छोटा सा क्वेश्चन करते हुए चलेंगे।
conducting hollow sphere shown have surface charge density equal to सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। मतलब इसमें भी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, इसमें भी चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। इफ स्विच S is closed, what will be surface charge density on them? उनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? उनके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? ये है क्वेश्चन। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगा? होपफुली यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। क्या दिया है? एक स्फीयर का रेडियस r है, दूसरे स्फीयर का रेडियस 2r है। गलती से r लिखा था, बड़ा 2r। दोनों स्फीयर के पास बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है। और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा क्या है? सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये दिया हुआ, दोनों में बराबर था। कितना था? इसमें भी सिग्मा, इसमें भी सिग्मा। अगर स्विच को क्लोज कर देंगे, दोनों में सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? एक चीज तो आपको मालूम है, स्विच को क्लोज कर देंगे, अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा? 0, सारा भाग जाएगा बाहर। अब बाहर वाले में क्या होगा वो पता करना है। रीडिंग तो हम क्या कहेंगे? आफ्टर क्लोजिंग स्विच S, all charges flow to outermost surface में सारे चार्ज चले जाएंगे, ठीक है। सो चार्ज पर यूनिट एरिया on inner sphere will be 0, there will be no charge, सारा का सारा चार्ज बाहर भाग जाएगा। Now initially charge on inner sphere कितना था? Call it Q1। कितना था? चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा, और इसका रेडियस अगर r है, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर होता है स्फीयर का एरिया। तो कितना चार्ज था इसके ऊपर? चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 4 पाई r स्क्वायर। चार्ज ऑन आउटर स्फीयर कितना था? Q2 इज सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है शिवाशीष? आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे? आफ्टर क्लोजिंग स्विच charge on outer surface कितना हो जाएगा? Q1 plus Q2। Again outer surface area क्या था? 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। नहीं तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस में आ जाएंगे। इसमें Q1 था, इसमें Q2 था। स्विच क्लोज करने के बाद Q1 भी आ जाएगा, Q2 तो पहले से था, दोनों मिलके ऊपर आके पहुंच गए। Q1 प्लस Q2 बड़ी तो सरफेस एरिया
4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर। सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन आउटर सरफेस कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई 2r का स्क्वायर। सबका वैल्यू डालो, Q1 मालूम है, Q2 मालूम है, डालो, सिंप्लीफाई करो, सी हाउ मच इट इज कमिंग। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है ना? तो आगे का काम तो आसान है, आगे का काम आसान है। मुझे क्वेश्चन को मिटाना पड़ेगा, आप लोग लिख लिए होंगे, क्वेश्चन को मैं मिटाता हूं अभी। अब हमें निकालना है व्हाट इज द चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस। सो दैट इज इक्वल टू Q1 कितना था? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। Q2 कितना था? सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर बाय 4 पाई 4r का स्क्वायर। ये बात है। तो देखो तो क्या कैंसिल हो जाएगा? 4 पाई तो गया, आर स्क्वायर भी गया, क्या मिल गया? देखो तो ऊपर सिग्मा प्लस 4 सिग्मा इज 5 सिग्मा, नीचे so the charge per unit area on the outermost sphere will be 5 sigma by 4। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा लेंदी है, बट आप लोग कर सकते हो। मैं डिटेल्स में लिख रहा हूँ बोल के लंबा हो रहा है, समझोगे तो कुछ नहीं, सारा का सारा चार्ज सरफेस में चला गया, है ना? अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया कि any charge given to a conductor gets distributed over the on the surface of the conductor। Now we'll go for point number 2। ठीक है, नोट पॉइंट नंबर 2 मिटाता हूं इसको, हो गया सबका? अच्छा, नोट पॉइंट नंबर 2 में जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोग जितना कुछ पढ़े कंडक्टर में चार्ज के बारे में, वो सिर्फ इतना था, व्हाट इज ए कंडक्टर व्हिच इज हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हुआ कंडक्टर को कुछ भी चार्ज दो वो सरफेस में आ जाता है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए चलो पहले समझते हैं कि क्या हो रहा है जब हम चार्ज अंदर दिए और चार्ज सरफेस में आ गया, क्या हो रहा है उनके साथ। थिंक ऑफ ए केस हियर, दिस इज ए कंडक्टिंग ब्लॉक। क्या ऑनलाइन वालों को ठीक ठाक समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो अभी हुआ यूं कि हम यहाँ पर जो केस लिए थे उसको रिपीट कर रहे हैं। We have given 100 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज, मतलब 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो एटम था उस एटम का फ्री इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया, एटम को भगाया, यहाँ के यहाँ पर पहुंचा, लेकिन ये पूरा न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रहा है। ये इधर गया है, ये इधर आया है, ठीक है। अब ये 99 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, 99 इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके चलते इसके ऊपर एक फोर्स तो आएगा ही। This force will have two components, a component like this and a component like this। अब ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कंपोनेंट के चलते इसको उठा नहीं सकता, the atom cannot leave the material, है ना? लेकिन इस कंपोनेंट के चलते चार्ज कैन फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, तो ये चार्ज इधर आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज विल गो इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इधर का इलेक्ट्रॉन जाने के कारण, इधर का इलेक्ट्रॉन जाने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज आया होगा उसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा। तो ये चार्ज किधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा? टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, क्योंकि जो फोर्स है, फोर्स ऐसा है तो फोर्स का कंपोनेंट इधर को है, दिस चार्ज विल टेंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली ये चार्ज किधर जाएगा बताओ? अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स आएगा कैसे आएगा? ऐसे आएगा, है ना? तो ये फोर्स का कंपोनेंट किधर लेगा उसको? ऊपर की तरफ के नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो चार्ज आएगा नीचे की तरफ, यहाँ पे जो चार्ज आएगा लेफ्ट और राइट। सो यू अंडरस्टैंड, दैट मींस ये जोन में जो चार्ज आएंगे वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये जोन में जो चार्ज आएंगे वो इधर जाने की कोशिश करेंगे, ये जोन में जो चार्ज आएंगे वो इधर, ये जोन का चार्ज इधर, ऐसे करके सारे जोन के चार्ज यू सी दे आर ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द कॉर्नर्स, है कि नहीं? तो आपको कॉर्नर पे ज्यादा चार्ज मिलेगा। आर यू गेटिंग? अगर कोई चार्ज यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी तो फोर्स आया, लेकिन ये कहाँ जाएगा? ना इधर ना उधर, वो तो अपनी जगह पड़ा रहेगा।
लेकिन थोड़ा सा इधर जो चार्ज आए वो धीरे धीरे इधर भागेगा, जो इधर जो चार्ज आए वो इधर भागेगा। Are you getting? So what you find, more charges are concentrating to the sharp edges and less charges are concentrating on the flat regions. Are you getting? तो हम क्या देखें, जो पॉजिटिव चार्ज दिए वो सरफेस पे तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। मोर चार्ज कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस नियर दी शार्प एजेस एंड लेस चार्ज कंसंट्रेशन नियर दी फ्लैट रीजन्स। समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन on the surface is non-uniform. Charge distribution on the surface is non-uniform. ठीक है? Charge concentration is more. Charge concentration is more near sharp edges. And less near flat regions. क्वेश्चन IIT JEE एडवांस में आ चुका है। कैसा क्वेश्चन देखते हैं? ये जितना ज्यादा शार्प पेज होगा उतने ज्यादा चार्ज कंसंट्रेशन होगा। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है और CBSE बोर्ड वाले भी डाले हैं बोर्ड में। अगर कोई ऐसा शेप का कंडक्टर है, ऐसा शेप का कंडक्टर है और उसको चार्ज दे दिए, चार्ज इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रॉ करके दिखाओ। शो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग बॉडी ऑफ दिस शेप। यू आर लुकिंग, दिस साइड इज लुकिंग मोर शार्पर, दिस इज मोर ब्लॉन्ट, दिस रीजन इज फ्लैट। तो आपको ड्रॉ करके दिखाना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे दिखाना है? दिखाना है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, charge concentration means charge per unit area will be more here, less here and minimum here. अगर हम 3 पॉइंट का नाम देते हैं A, ये पॉइंट को B, ये पॉइंट को C कहेंगे तो आप कहोगे सिग्मा एट A is greater than सिग्मा एट B is greater than सिग्मा एट C, है कि नहीं? तो how to show the charge? You have to show the charges like this, close to this. CBSE वालों का बोर्ड क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर फिगर। ये रीजन में दिखाना है तो थोड़ा दूर दूर दिखाओ क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया इज लेस। अपरेंटली थोड़ा ये जितना क्लोज दिखा है उससे थोड़ा ज्यादा दूर करके दिखाना है। ये जोन में दिखाना है तो थोड़ा और दूर दूर करके दिखाओ, और दूर दूर करके दिखाओ। समझ में आया? सो चार्ज पर यूनिट एरिया इज मोर एट A, मैक्सिमम एट A, मिनिमम एट C। समझ में आया? IIT JEE एडवांस में क्या है? JEE एडवांस की क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन ऐसे आया। ये तो हो गया फिगर, सबको समझ में आ गया। JEE एडवांस में ये क्वेश्चन आया। A conducting solid cone was given charges, given charge A, B, C, D are 4 points on its surface. Arrange surface charge densities. At these points in ascending order. ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिगर दिया था। फिगर कैसे दिया है कि ऐसा एक कोन है, ये कोन है, कंडक्टिंग कोन है, ये उसका बेस है और इसमें ढेर सारे पॉइंट दिया गया है। A, B, C, D are 4 points on this. A is a point here, B is a point here, C is a point here and D is a point here. You see there are 4 points on its surface. सबसे ज्यादा चार्ज पर यूनिट एरिया कहाँ पे होगा, उससे कम कहाँ पे होगा? JEE एडवांस का क्वेश्चन है। तो आप क्या कहोगे? सबसे ज्यादा होगा C पे। कौन बोला? नाम बोलो। निनाद
अरे ना, आंसर कौन बोला? निनाद। निनाद, वेरी गुड। सिग्मा सी विल बी मैक्सिमम, सिग्मा सी विल बी मैक्सिमम। अच्छा, और उसके बाद बी भी तो एक एज है ना, तो हम कहेंगे इट इज मोर देन सिग्मा बी। फिर उसके बाद डी तो पूरा फ्लैट है, ए कहाँ है? ए तो एक कर्व सरफेस है, ए में भी कुछ कर्वेचर है, तो इसके बाद होगा सिग्मा ए और उसके बाद होगा सबसे कम सिग्मा डी। उसमें वो सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पूछा था, पूछा था क्या? क्लोज टू व्हिच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। बाद में देखेंगे फॉर ए कंडक्टिंग बॉडी अगर उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, चाहे वो कैसा भी शेप का कंडक्टर हो, क्लोज टू दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ठीक है, बाद में देखेंगे उसको। हाँ, ए और डी में डाउट है। डी कहाँ है? नीचे मतलब बेस में, बेस इज एब्सोल्युटली फ्लैट। ए कहाँ है? एक, हाँ, ए कॉर्ड है कि नहीं? कोन का सरफेस नहीं देखे हो कभी? हैव यू नॉट सीन ए कोन लाइक दिस? अरे प्रीतीश, मैं एक बार रांची में क्लास ले रहा था, ठीक है, तो वहां पर बच्चे हिंदी के साथ ज्यादा एक्वेंटेड हैं और मैं कोन को नहीं बोल पाया हिंदी में, उन लोगों को समझ में नहीं आया। बहुत मेहनत किया, फिर किसी को पूछा, थोड़ी सी स्मार्ट लड़की थी, बोला सर बोलिए शंकु, तो शंकु बोलने से उनको समझ में आया। कोन में अगर पॉइंट ए यहाँ पे है, इसमें कुछ कर्वेचर है कि नहीं? है ना? डी कहाँ है? नीचे, तो पूरा फ्लैट है, तो जहां पर भी कर्वेचर रहेगा, थोड़ा एज टाइप का रहेगा, वहां पर तो चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ए और डी में से कहां पर ज्यादा होगा? ए में ज्यादा होगा, डी में सबसे कम, क्योंकि पूरा फ्लैट है। क्योंकि ये जोन में जो चार्ज आया होगा वो इधर आ गया होगा, ये जोन का चार्ज इधर आ गया होगा, चार्ज बी की तरफ स्प्रेड हो गए होंगे, है कि नहीं? अरे ये चीज इतना जरूरी है। आप देखे होगे जो टावर लाइन्स जाते हैं, टावर लाइन जाते हैं, आप देखोगे उसके ऊपर जो वायर लिया जाता है वो ऐसा एक इंसुलेटर बैठा रहता है और ये वायर को इसके ऊपर ऐसे बांध के लेते हैं, देखो ना एक खंबे में सर। ये जो इंसुलेटर है वो बहुत कॉस्टली है, पूरा थोड़ा सा भी स्क्रैच रहेगा तो फेंक देंगे उसको। आप अगर एक ब्लेड लेके इसके ऊपर लोहे का कांटी लेके एक स्क्रैच कर दो, खाली जस्ट मेक ए स्क्रैच ऑन इट, वो वहां से जल जाएगा, क्योंकि उस स्क्रैच होने के कारण वहां पर चार्ज एक्युमुलेशन होगा, चार्ज एक्युमुलेशन होने के कारण स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहां पर कोरोना इफेक्ट होगा और हीट होगा और वहां से जल जाएगा। हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में दे आर मेकिंग यूज ऑफ स्पीयर्स, स्पीयर्स विल बी एब्सोल्युटली स्मूथ, थोड़ा सा भी स्क्रैच रहेगा तो गया। अब देखो ट्रेन चलता है, ट्रेन चलता है तो ऊपर वाला डिब्बा कैसा है, शेप देखो, शेप इज लाइक दिस, द शेप इज नॉट लाइक दिस, क्योंकि इसे शार्प एज करेंगे यहाँ पर चार्ज पकड़ेगा। समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी भी कोई शार्प एज को अवॉइड करते हैं, जितना हो सके उसको ब्लॉन्ट कर लेते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए। ए और बी में से देखो, ए का कर्वेचर और बी का कर्वेचर, बी कैसा है? पूरा फ्लैट है, शार्प एज है कि नहीं? कहां पे तुम्हारा हाथ कट जाएगा? ए पे कि बी पे? रगड़ दोगे तो कहां कट जाएगा? बी पे कट जाएगा, बी इज मोर शार्पर देन ए, है नहीं? तो आप देख रहे हो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म और मोर चार्ज कंसंट्रेशन टेक्स प्लेस एट द शार्प एजेस एंड लेस चार्ज कंसंट्रेशन इन द फ्लैट रीजन्स। समझ में आ गया? अगर हम एक सिलेंडर कहेंगे तो बताओ, तो सपोज ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है, मैं इसको कुछ पॉइंट दिया सरफेस पे, ये पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, सबसे कम कहां पे होगा? सी पे, सबसे ज्यादा सबसे बीच में आएगा बी। समझ में आ रहा ना? लाइक दैट। सो वी हैव अंडरस्टूड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नंबर 2 हम लोग अभी देखे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म विथ मोर चार्ज कंसंट्रेशन टेकिंग प्लेस एट द शार्प एजेस। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 पे बस ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, बहुत मदद करेगा आपको न्यूमेरिकल करने में। पॉइंट नंबर 3 में सपोज कोई बॉडी में शार्प एज है ही नहीं, कोई एज नहीं है, कहेंगे सपोज फॉर ए रेगुलर बॉडी, इवन सरफेस रेगुलर बॉडी, फॉर ए इवन सरफेस रेगुलर बॉडी से एसपी है, कोई स्फीयर को चार्ज देंगे, कहां जाएगा? सरफेस में तो जाएगा,
लेकिन कोई शार्प एज नहीं है हर जगह, तो बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका, तो क्या होगा, इट विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी सरफेस। ठीक है, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स यूनिफॉर्मली ऑन दी सरफेस। अगर कोई स्फीयर को हम कुछ चार्ज दे दिए तो चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस में जाएगा, सारे चार्ज यूनिफॉर्मली रहेंगे और ये चार्ज के बीच में भी आपस में रिपल्सन होगा। ये चार्ज को ये भी धक्का मार रहा है और ये भी धक्का मार रहा है, तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कैंसिलिंग आउट, सो ईच चार्ज विल बी इक्वली स्पेस्ड, मींस चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी सेम एवरीवेयर। अगर ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर हुआ तो इसका हर एक पॉइंट में, पॉइंट ए में कहो या पॉइंट बी में कहो, आप देखोगे सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका रेडियस आर है, इसमें चार्ज क्यू है, हर जगह आपको चार्ज पर यूनिट एरिया कितना मिलेगा, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो ये जो स्टेटमेंट्स हम लोग बना रहे हैं ना, बीच के रास्ता बना रहे हैं। बीच के रास्ता मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट थिंग्स, नॉर वी आर टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइटेसिमल थिंग्स। वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल चीजों के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि आगे चल के कूलम्स लॉ भी वही देखेंगे। वेरी स्मॉल डिस्टेंस नॉट एप्लीकेबल, वेरी लार्ज डिस्टेंस नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज हम कहेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव चार्ज दी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो चार्ज कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट, इट्स अ स्पेशल केस। बहुत ज्यादा आप जितना चार्ज दोगे सारा इलेक्ट्रॉन खींच ले, मतलब इतना ज्यादा चार्ज दिए कि इसमें जितना फ्री इलेक्ट्रॉन था उससे ज्यादा चार्ज दिए, तो कैसे आएगा सरफेस में, है कि नहीं? सो फॉर वेरी लार्ज चार्जिंग और वेरी स्मॉल चार्जिंग वी आर इग्नोरिंग, हम लोग बीच के रास्ता देखते हैं, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल केसेस नहीं है। वेरी लार्ज चार्जिंग होता है, बहुत ज्यादा चार्ज देने के केस होता है, इसमें क्या होगा, ये सराउंडिंग का एयर भी चार्ज हो जाएगा। इसको कोरोना इफेक्ट कहते हैं, CORONA, वो डिजीज नहीं, इफेक्ट है कोरोना इफेक्ट। इसमें एक हीसिंग साउंड आता है बॉडी से। खैर, वो वेरी लार्ज चार्जिंग और वेरी स्मॉल चार्जिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, यू कैन सी एट द लिमिट। तो क्या पता चला, जब भी हम कोई कंडक्टिंग स्फीयर को कुछ चार्ज देंगे, इसमें कोई चार्ज कोई शार्प एज नहीं होने के कारण यू विल फाइंड द चार्ज पर यूनिट एरिया हियर 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 एवरीवेयर विल बी सेम। नॉट ओनली इन दिस केस, इफ आई गो फॉर, सपोज ये एक एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम कहेंगे देयर आर 2 स्फीयर्स एंड नाउ दे आर चार्ज्ड, दे आर द कॉम्बिनेशन इज चार्ज्ड। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें भी कोई शार्प एज नहीं, कोई एज नहीं होने के कारण क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यूनिफॉर्म मान के करेंगे, जबकि इसके आसपास थोड़ा सा चार्ज पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा। When 2 conductors are in contact, you can deal them as a single conductor. आप कहोगे इस केस में भी अगर दोनों स्फीयर है तो ये पॉइंट को A कहो, ये पॉइंट को B कहो, आप कहोगे सिग्मा A इज इक्वल टू सिग्मा B। हर जगह चार्ज पर यूनिट एरिया बराबर होगा, चार्ज गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। वो आपको कहेंगे ड्रॉ करो चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज ड्रॉ करके दिखाओ कैसा है, तो यहाँ पर जितना स्पेसिंग में आप चार्ज ड्रॉ करोगे, यहाँ पर उतने ही स्पेसिंग में चार्ज ड्रॉ करके दिखाओगे। कौन सा फिगर करेक्ट है, ऐसे करके दे देंगे। फंसाने के लिए उनके पास 1000 रास्ते हैं, बस आप फंसोगे नहीं। चार्ज पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर ऑन दिस एज वेल एज ऑन दिस। समझ में आया? समझ में आ रहा है? नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 4। सर छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर दिया हुआ कंपैरिजन करें, वही तो छोटा स्फीयर, हाँ बात आप मान रहे हैं, आपकी बात हम मान रहे हैं, ये छोटा स्फीयर है, ये बड़ा स्फीयर है, इट इज लुकिंग लाइक ए एज। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस में बताया मैकेनिज्म क्या है, मान लो कोई स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का मैकेनिज्म हुआ, यहाँ पर कोई एक चार्ज है, बगल में एक चार्ज है, इधर भी एक चार्ज है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, दोनों का कंपोनेंट इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली इसको ये कर रहा है, ये कर रहा है, स्टेबल हो जाएगा। तो क्योंकि कोई शार्प एज नहीं है, अगर ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्शन होता तो ये फोर्स के कारण ये इधर भाग गया होता। स्फेरिकल है ना, तो चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो यू कीप इट इन योर माइंड एज पर योर सिलेबस गोज, फॉर स्फेरिकल कंडक्टर्स चार्ज विल बी ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इफ इट इज गिवन चार्ज। अब डायरेक्टली हम उसको कुछ चार्ज दे रहे हैं तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज देने का बहुत सारे तरीके हैं, फिर बाय कंडक्शन यू आर गिविंग सम चार्ज
चार्ज विल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई इंडक्शन कुछ चार्ज दे रहे हैं, दैट विल बी अगेन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई रॉबिंग कुछ चार्ज दे रहे हैं, वो केस बदल जाएगा। कैसे कैसे चार्जिंग करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं चार्जिंग का, वो सारा केस भी बताएंगे, तब तो आपको बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस। ठीक है, अगर कोई कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दिया गया तो वो चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर ये बात मैं आपको पूछूं कि केस 1 ले लेते हैं, केस के हिसाब से कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। When similar conducting spheres are brought to contact, the charge, the total charge equally distributes on their surfaces, उनके सरफेस पे जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर एक स्फीयर है, ये एक दूसरा स्फीयर है, ये तीसरा स्फीयर है, ये 3 स्फीयर कांटेक्ट में थे, 3 सिमिलर स्फीयर, मतलब तीनों का रेडियस बराबर है। आप इसके ऊपर कुछ चार्ज फेंक दिए। Now what will happen to the charge? The charge will distribute uniformly over all the surfaces. समझ में आ रहा है क्या? Uniformly over all the surfaces. आप बोलोगे सर ये तो आउटर सरफेस नहीं हुआ, सोचो तो ये आउटर सरफेस हुआ क्या? हुआ? नहीं हुआ? नहीं, आउटर सरफेस हुआ। इमेजिन करो स्फीयर से, ये स्फीयर है, ऊपर से खुल गया, ये ऊपर से खुल रहा है कि नहीं? छेद दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दैट इज बिहेव एज आउटर सरफेस। समझ में आ रहा है क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट माइन्यूटली ऑब्जर्व हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। ये जो 3 स्फीयर को रखेंगे, इसका जो होल ऊपर से नीचे आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, मतलब वो भी एक आउटर सरफेस जैसे ही काम कर रहा है। चार्ज विल बी देयर एवरीवेयर। तो क्या हो जाएगा, अब इसको जब आप सेपरेट कर दोगे तीनों स्फीयर में, आपको क्या मिलेगा? तीनों में Q/3 चार्ज है। व्हाई? क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया हियर आर सेम, एरिया इज सेम, एरिया इनटू चार्ज पर यूनिट एरिया इज द चार्ज, सो चार्ज इज सेम ऑन ऑल द 3 स्फीयर्स। समझ में आ गया? हाँ, ये केस 1 की बात कर रहे हैं, केस 1 की बात कर रहे हैं, तो केस 1 के ऊपर एक क्वेश्चन ले लेंगे, फिर हम लोग केस 2 में जाएंगे। अगर स्फीयर सेम साइज के नहीं है तो क्या होगा? तो क्या देखे केस 1 में, when similar conducting spheres are brought to contact, the total charge equally distributes on their surface। जैसे हम कहेंगे क्वेश्चन में, एग्जांपल में, सपोज ये कोई स्फीयर है, इसमें चार्ज है मान लो 3Q और इसमें चार्ज है -5Q। नाउ इफ the 2 conducting spheres are brought to contact, and separated, what will be final charge on them? Final charge on them क्या हो जाएगा? Yes, it will be final charge will be 3Q minus 5Q, total charge by 2 is equal to -Q। सो हर एक के ऊपर -Q कूलम का चार्ज रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, two similar conducting spheres with charges 48 microcoulomb and 80 microcoulomb are
brought to contact. Brought to contact. Electrons will flow. Electrons will flow from which sphere? कौन सा स्पीयर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा वो आपको बताना है। Now let us see here. हुआ यूं है यहाँ पर कि आपके पास दो सिमिलर स्पीयर थे, एक में था 48 माइक्रोकूलम, दूसरे में से था 80 माइक्रोकूलम। आप दोनों को फिजिकल कांटेक्ट में ले आए, दोनों आसपास आए, अब दोनों के ऊपर चार्ज बराबर हो जाएगा। व्हाट विल बी Q? इट इज 48 प्लस 80/2 होगा ना, तो कितना हो गया 64 माइक्रोकूलम। अब जिसके पास 48 माइक्रोकूलम था उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज कैसे बढ़ता है? बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन्स और टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स। गिविंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये और इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम फर्स्ट स्फीयर टू दी सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे? ए द चार्ज ऑन द फर्स्ट स्फीयर बिकम्स मोर पॉजिटिव, इट मस्ट बी गिविंग इलेक्ट्रॉन्स टू दी अदर वन। समझ में आ रहा है क्या? तो आप कहेंगे एज द फर्स्ट स्फीयर becomes more positively charged, it must be giving electrons। ये इलेक्ट्रॉन पक्का दे दिया होगा, है ना? ये चीज आपको समझ में आया? सर पॉजिटिव चार्ज कैसे है? अरे इसमें पहले कितना चार्ज था? 48 माइक्रोकूलम। अब कितना है दोनों को जोड़ने के बाद? 64। तो जितना पॉजिटिव था ज्यादा पॉजिटिव हो गया कि नहीं? कोई चार्ज कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज था वो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन और टेकिंग इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये तो लिखे हैं, समझ में नहीं आया मतलब क्या तेलुगु में बताएंगे? ये कट रैंडम है, आया समझ में? 48 पॉजिटिव था कि नेगेटिव था? ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव? नेगेटिव में माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। प्रीतीश ऐसा मत तंग करो तुम। कई बार इसको पता नहीं चला 48 पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ये 3 सिमिलर स्फीयर है, एक है, दूसरा है, तीसरा है सिमिलर स्फीयर। हाँ, सिमिलर स्फीयर है A, B, C। इनमें कुछ कुछ चार्ज दिया गया है। Q है, इसमें 2Q है, इसमें -Q है। D एक अनचार्ज स्फीयर है। ये सारे का रेडियस बराबर है, ये सारे का रेडियस बराबर है। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है D is an uncharged conducting sphere। Conducting sphere if it is touched to A, B, C one after another, what will be final charge on D? ये आप बता सकते हो D के ऊपर फाइनल चार्ज क्या होगा? हाँ, तो क्या दिया था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया था कि ये Q1 चार्ज का कंडक्टिंग स्फीयर है, Q2 चार्ज का कंडक्टिंग स्फीयर है, और दोनों को छोड़ दिया गया, दोनों एक दूसरे की तरफ दे विल स्टार्ट मूविंग अंडर म्यूचुअल फोर्सेस। उनके बीच में कुछ फोर्स है, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पूछा है कि अगर
Q1 Q2 का वैल्यू जैसे दिया गया ऐसे दिया गया है, तो उनके बीच में फाइनल सेपरेशन क्या होगा? जब Q1 पॉजिटिव है, Q2 पॉजिटिव है, both are positive, there will be a repulsive force, they will go away from each other and the distance between them will become infinite. When Q1 is 40 microcoulomb, Q2 is minus 40 microcoulomb, दोनों पास आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, जैसे कांटेक्ट में आए they will neutralize each other. What is the total charge on them? 0. तो इसके ऊपर भी होगा 0/2 0, इसके ऊपर भी होगा 0/2 0, नहीं, दोनों में 0 0 चार्ज है तो कोई फोर्स नहीं होगा. फाइनली दे विल लीव बीइंग इन कांटेक्ट. समझ में आया क्या? तीसरे केस में क्या हो रहा है? इसमें 40 माइक्रोकूलम है, इसमें माइनस 60 माइक्रोकूलम है. शिवास इसको ही कंफ्यूजन था. When 40 and minus 60 are coming close, what will happen? When they are in contact, क्योंकि वो सिमिलर स्फीयर है, चार्जेस will be equally distributed. तो कितना टोटल चार्ज है? इसमें 40, इसमें माइनस 60, मिलकर कितना हुआ? -20. -20 का आधा ये रखेगा. -20 का आधा कितना होता है? -10. तो इसमें होगा -10, इसमें होगा -10. अगेन दोनों में नेगेटिव चार्ज हो गया, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? फिर वो दूर चले जाएंगे. व्हाट इज द फाइनल सेपरेशन बिटवीन देम? इनफिनिट. समझ में आ रहा है? मेरा डाउट है स्फीयर क्यों गोल होता है? इनफिनिट. अरे जब एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे इनफिनिट का मतलब क्या है? बहुत दूर हो गया. इनफिनिट का मतलब है 8 जो है वो सो रहा है. बहुत दूर चले जाना चाहिए. इनफिनिटी इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी. सर अगर दो मैग्नेट का रिपल्सन होता है तो इनफिनिट तो नहीं होता. हाँ, इनफिनिट तो होता है. इनफिनिट का मतलब क्या है? बड़ा सीधी क्वेश्चन. इनफिनिट का मतलब क्या है? फॉर ए मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, 2 मीटर इज टू बी ट्रीटेड एज इनफिनिटी. इनफिनिटी का मतलब नहीं कि बहुत लार्ज है. इनफिनिटी मींस वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू सर्टेन पैरामीटर्स. ठीक है. इनफिनिटी का कैरेक्टरिस्टिक बहुत अलग है. इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी कितना होता है? 0 to इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी कितना होगा? इनफिनिट के बारे में बड़े कंफ्यूजन है, बड़े डेरिवेशन उससे निकलते हैं. 2 पैरेलल लाइंस मीट एट इनफिनिटी. क्या आप लोग जानते हो? हाँ, 2 पैरेलल लाइंस विल मीट एट इनफिनिटी. हाँ, इम्पॉसिबल. मैं प्रूव कर दूंगा अभी. आई इमीडिएटली प्रूव दैट 2 पैरेलल लाइंस कैन मीट एट इनफिनिटी. सो आई एम शोइंग. आप लोग तो लिमिट्स पढ़ रहे हो, मैं प्रूव कर रहा हूँ. इम्पॉसिबल बोल रहा है. दुनिया में इम्पॉसिबल क्या है? You see all rays coming from sun are considered as parallel rays, but they are coming from sun, from a point source. Parallel कैसे हो गए? नहीं? Suppose ये दोनों लाइन है. अब ये दोनों parallel लाइन है. आप बीच में एक लाइन ले लो अपनी मर्जी से. Take several points on it. यहाँ पर 2 पॉइंट फिक्स कर दो, यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट ले लो. ठीक है. तो आप ये पॉइंट को इसके साथ जोड़ो. We are making some angle here. थीटा 1 ये पॉइंट को इसके साथ जोड़ो. नाउ द एंगल इज स्मॉल और लार्ज. और दूर जाएंगे और छोटा, और दूर जाएंगे और छोटा. बहुत दूर जाने के बाद ये एंगल कितना हो जाएगा? बहुत छोटा, मतलब 0. ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल 0 है, मतलब ये इसके साथ मर्ज कर गया, ये इसके साथ मर्ज कर गया, दोनों दूर पे मिल रहे हैं. सो सिंपल. लिमिटिंग कंडीशंस समझ में आ रहा है? टू इनफिनिट लाइट्स मीट एट इनफिनिटी. अगर आप ट्रेन लाइन पे खड़े रहोगे, स्ट्रेट ट्रेन लाइन, तो दूर में देखोगे दोनों मिल गए हैं. जाने पर तो नहीं मिलता. हाँ, जाने को तो इनफिनिटी तक जा सकता है क्या? यू आर ए फाइनाइट पर्सन, यू कैन नॉट मूव अप टू इनफिनिटी, है ना? इनफिनिट चीज ऐसा है. तो इनफिनिट मतलब वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू सर्टेन पैरामीटर्स, है ना? कोई चींटी के लिए हाथी इज ऑफ इनफिनिट वेट. अब उन्होंने हाथी का तो अपना वेट होता है, इनफिनिट कैसे बोलो? नहीं. When it is not comparable with certain parameters, you call it infinite. Radius of curvature अगर किसी स्फीयर का 40 सेंटीमीटर है, उसके लिए 2 मीटर 3 मीटर will be treated as infinite. समझ में आ रहा है? हाँ. सर मतलब infinite is relative quantity. हाँ, of course, relative quantity. इसलिए तो आप infinite में infinite कितना होता है नहीं जानते हो. एल रूल अप्लाई करते हो ना? हाँ. When you are applying L-Hospital rule, you are differentiating numerator as well as denominator. Infinite by infinite is not 1. Infinite plus infinite is infinite. है कि नहीं? एक जापान में एक नया होटल खोला. वो अमेरिका को, रशिया को बुलाया कि आप लोग आओ, मेरा कुछ जीडीपी बढ़े, आप लोग हमारे देश में आओ, एक नया होटल खोला हूँ, बहुत शानदार, बहुत सारे कमरे हैं, जितने लोग भेजेंगे रखेंगे.
तो अमेरिकन बोले कि ठीक है, हम पूरा अपना पैरामिलिट्री ट्रूप जो भेजते हैं। मुझे कितने इन्फाइनाइट लोग हैं, अच्छा इन्फाइनाइट लोग हैं। जापान बोला कि भेज दो, अमेरिकन वाले सारे भेज दिए, वो सारे रह गए इसमें। उसके 2 दिन बाद रशियन वाले बोले हम भी भेज रहे हैं, आपके कितने, हमारा भी इन्फिनिट है, ठीक है तो बोलो हम रख देते हैं। लेकिन अमेरिकन इन्फिनिट लोग आके इसका इन्फिनिट कमरे में ऑलरेडी रह चुके हैं। रशियन इन्फिनिटी आए, मैनेजर कुछ दिमाग लगाया और उनको भी रख दिया। कैसे रखा बताओ? देखो वो रूम में, होटल में इन्फिनिट रूम्स थे, वो क्या किया, जो अमेरिकन आए इन्फिनिट आर्मी आए उनको क्या किया, 1 3 ऑड नंबर में रखा। कितना ऑड नंबर मिलेंगे इन्फिनिट रूम है तो? फिर रशियन आए तो उनको इवन नंबर में रख दिया, सारे के सारे रह गए सेम इन्फिनिट रूम में। सो होटल वाज हैविंग इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स, अमेरिका से इन्फिनिट रह गए उसमें, रशियन इन्फिनिट भी उसमें रह गए। सो इन्फिनिट इज जस्ट ए मिस्ट्री। आप कैसे इसको एनालिसिस करते हो? डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम हियर इज इन्फिनिट बट इट इज मेजरेबल सो एज कंपेयर टू सर्टेन पैरामीटर्स, ठीक है ना। सारा पैरामीटर्स हम लोग इन्फिनिट को डिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिट मतलब बहुत बड़ा, है ना। चींटी के लिए तुम भी एक इन्फिनिट वॉल्यूम की एनिमल हो। चींटी क्या बोल रहा है चींटा से, अरे हम देखिए आज एक इन्फिनिट साइज का आदमी बैठा हुआ था और इन्फिनिटी के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, ठीक है।